ओके, चलिए आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर है गगन मित्तल जी। वो पूछते हैं अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में। अडानी एंटरप्राइजेस आज निफ्टी 50 का टॉप गेनर है। 30 स्टॉक्स हैं इनके पास, 30 शेयर्स हैं इनके पास, 2610 के भाव पे। आपसे जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए, अडानी एंटरप्राइज पर ऐसे तो कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है गीतू जिसने अ, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। अडानी ग्रुप समूह की कंपनियों ने, हाइडलबर्ग का मैटर था, फिर अभी वापस किसी एजेंसी ने कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए हैं वगैरह वगैरह। और अडानी एंटरप्राइजेस का विभाजन भी हुआ था। काफी हम्म। सारी अलग अलग कंपनी, कारोबार को अलग करके लिस्ट किया गया। और एक हम्म। फ्लैगशिप कंपनी अडानी ग्रुप की, अडानी एंटरप्राइज हम्म। सक्षम और मजबूत कंपनी है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। ओके, अगला सवाल जो है वो अरुण कुमार गुप्ता जी का है। वो पूछते हैं आपसे दो स्टॉक्स के बारे में, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा जियो फाइनेंस। 2 साल का व्यू रखते हैं। आपसे पूछते हैं दोनों ही स्टॉक्स पे कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए और कब। ये कहाँ पर एंट्री, तो मेरे ख्याल से ये बाजारी, अगर आपने पिछले हफ्ते कर लिया होता तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आज अभी भी कर सकते हैं। बुनियादी तर्क के आधार पर दोनों पर खरीदारी की राय है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंस। और मुझे हम्म। लग रहा है कि जियो फाइनेंस में जिस तरीके से धीरे धीरे करके अनुमतियां मिल रही है और हम्म। कामकाज जमीनी स्तर पर शुरू हो जाएगा, योगदान बैलेंस शीट पर आना शुरू हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के जो भी योजनाएं हम्म। मैनेजमेंट ने सबके समक्ष रखी हैं, वो काफी हम्म। कारगर साबित होती है। तो देखिए, समय और स्तर तो मैं तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो शुरुआत कीजिए, थोड़ा बहुत निवेश कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, अंकुर जैन का सवाल है। वो पूछ रहे हैं इंडी क्यूब के बारे में। इंडी क्यूब स्पेस अभी अभी लिस्ट हुई कंपनी है, इनको अलॉटमेंट हुई है शेयर्स की। आपसे पूछ रहे हैं अगर आपके कवरेज लिस्ट में है तो आपकी क्या राय होगी। जो क्षमा चाहता हूँ, कौन सी कंपनी की? इंडी क्यूब अभी अभी लिस्ट हुई है। इंडी नहीं क्यूब की तो कवरेज नहीं है, क्षमा चाहता आपके आईपीओ की कवरेज नहीं थी इस पे गौरांग। हूँ। नहीं नहीं, नोट भी नहीं निकाली थी हमने इसके ऊपर मेरे ख्याल से। ओके, रवि यादव का सवाल है एसबीआई में फ्रेश बाय कब करें। तो नतीजे आ गए, अच्छे थे नतीजे। और हम्म। आज कुछ आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के विवाद में सुन रहा हूँ, 50,000 मिनिमम बैलेंस रखना यस। है जो नए या। खाते खुलेंगे उसमें। हम्म। और एक अट्रैक्शन सरकारी बैंकों में आज लग रहा है हम्म। इस खबर को लेकर के कि तो कब करना है। 820 के आसपास मेरे ख्याल से स्तर है। लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो आप बिल्कुल कर सकते आईसीआईसीआई बैंक ने जो किया है मिनिमम बैलेंस ऑफ 50,000 रुपीज, पहले 10,000 थी उसको बढ़ा के 50,000 किया है, इस पे आपकी क्या राय है गौरांग। देखिए, 50,000 तो कुछ ज्यादा होता है कि तो कुछ लोगों की तनख्वाह होती है 2 महीने की 50,000। तो करेक्ट। अगर आप ये मिनिमम बैलेंस इतना कर देंगे तो आप करना क्या चाहते हैं, पहले तो ये सवाल उठता है। क्या आप आम लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मिले उसका प्रयास कर रहे हैं, या उनको न मिले वैसा प्रयास किया जा रहा है? तो एक एलीट मेरे ख्याल से कस्टमर बेस बनाने का ये हो सकता है, ऐसा मैं एक तर्क लगा रहा हूँ। लेकिन इससे मुश्किल नए अकाउंट्स लाने में मुश्किल हो सकती है कि तू आईसीआईसी बैंक को, क्योंकि 50,000 मिनिमम बैलेंस कुछ ज्यादा है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है अब ये नाम नहीं लिखा उन्होंने, आईटीसी होटल्स को लेके है। आईटीसी होटल्स में इस समय आपकी क्या रणनीति है। देखिए, ये कंपनी अलग हुई है आईटीसी से हम्म। और अलग रूप में इसको लिस्ट किया गया है। और जब ये विभाजन नहीं हुआ था किंतु तब आईटीसी पर हमारी खरीदारी की राय थी, आज के तारीख में भी है आईटीसी लिमिटेड पर। आईटीसी होटल्स अभी तक कवरेज हमने निकाली नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफी आकर्षित लग रहा है। जिस हम्म। प्रकार से ये नए नए प्रॉपर्टीज खोल रहे हैं और जिस तरीके से मुसाफरी हो रही है, हम्म। यात्री प्रवास कर रहे हैं, जी। चाहे वो फिर आराम को लेकर के हो, छुट्टियां मनाने को लेकर के हो, या फिर हम्म। धार्मिक प्रवास हो रहा है। और उसके साथ साथ मेडिकल ट्रैवल भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए। हम्म। ओके, अगला सवाल जो है वो है अली जेबा का। वो पूछती हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज के बारे में। उनके पास श्रीराम प्रॉपर्टीज के शेयर है, उन्होंने लिखा नहीं किस भाव पे खरीदे हैं। वो पूछते हैं क्या मैं एवरेजिंग कर सकती हूँ।
देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आपको निवेश करना है तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। उदाहरण के तौर पर गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, शोभा, प्रेस्टीज, ओबेरॉय रियलिटी जैसी कंपनियां हैं। हम्म, इस कंपनी के ऊपर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप से टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जी। अगला सवाल जो है वो है अखिलेश यादव का। वो पूछते हैं जुपिटर वैगन के बारे में। उनके पास जुपिटर वैगन के 50 शेयर है जो उन्होंने 340 के भाव पे खरीदे हैं, और उनके पास टाटा स्टील भी है जो 180 शेयर एट द रेट ऑफ 136। कैन आई ऐड मोर ऑन डिप्स एंड व्हाट कैन द टारगेट बी फॉर 1 ईयर? जुपिटर वैगन्स तो मेरे ख्याल से पहले अभी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, भारतीय रेल की जिस प्रकार से छवि सुधर रही है, इनको ऑर्डर मिला है और ऑर्डर मिलने की संभावना लग रही है, और जी। अच्छा कामकाज कर सकती है। विशेष रूप में जुपिटर वैगन्स पर टिप्पणी नहीं करूंगा। टाटा स्टील धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी और नतीजों को लेकर के थोड़ी बहुत सकारात्मक परिस्थिति उभरती हुई नजर आ रही है, लेकिन अमेरिका के तरफ से टैरिफ का डर और चाइना से जो खबरें आती है उसका डर, लेकिन ये छोटी मध्यम अवधि में दिक्कत खड़ी हो सकती है। लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है टाटा स्टील पर। ओके। अगला सवाल है राजू कुमार प्रसाद का। वो पूछते हैं जी एंटरटेनमेंट के बारे में। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, उनके पास 140 के भाव पे शेयर्स पड़े हुए हैं। आपसे पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है गीतू, जब से वो सोनी के साथ कुछ विलय होने वाला था, ऐसा कुछ सुना था, और फिर ये परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। जी। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है हमारी कवरेज है कि नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ओके। नवनीत का सवाल है। वो पूछते हैं सिएट के बारे में। वो पूछते हैं सिएट में क्या करना चाहिए, बाय कर सकते हैं? और दूसरा स्टॉक है पीएनबी हाउसिंग। 1 साल का व्यू लेके चल रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स पे, सिएट एंड पीएनबी हाउसिंग, दोनों में आपकी रणनीति? इन्होंने खरीद रखा है या खरीद करने की विचारधारा आई रख थिंक रहे हैं? बाय खरीदना है। देखिए, तो टायर सेक्टर अच्छा लगता है, सीएट एक अच्छी कंपनी है, कवरेज नहीं है। हमारी कवरेज है अपोलो टायर और जेके टायर पर। तो आप आपने अगर नहीं खरीदा है तो आप ये दो पर ध्यान दे सकते हैं। हम्म। दूसरा प्रश्न कौन सा था कि तू, सॉरी, पीएनबी हाउसिंग। यस। तो यहाँ पर भी अगर नहीं खरीदा है तो इसके अलावा दो और कंपनियां हैं हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में जो अच्छी लगती है, वो है कैनफिन होम्स और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एक और बार ये सवाल आया, आई डोंट नो, आई आस्क यू। शर्मा जी का सवाल है, नाम उन्होंने लिखा नहीं है अपना। जीना सीखो लाइफ केयर जो आज मेन बोर्ड में लिस्ट हुआ है, और इसका भाव जो चल रहा है वो 568 का है, आज 3% ऊपर है। 1 साल का व्यू रखते हैं। अगर आप ट्रैक करते हो इस स्पेस को, इस स्टॉक को, तो फिर नहीं नहीं आपकी। गीतू, कवरेज नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। चलिए फार्मा स्पेस के बारे में बताइए गौरांग, आपको फार्मा स्पेस में क्या पसंद है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन वही फिर से वापस बात घूम फिर के ट्रम्प पे आ जाती है, टैरिफ को लेकर के आ जाती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा घबराहट यहाँ पर होनी चाहिए। फार्मा हम्म, क्षेत्र में अलग अलग प्रकार होते हैं, बायोसिमिलर्स होते हैं, सीडीएमओज होते हैं, हम्म, जेनेरिक्स होता है, एपीआईज होता है। काफी हम्म, सारी कवरेज है फार्मा क्षेत्र में, खास करके जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उसके ऊपर हम्म। की तो। अगला सवाल ले लेते हैं, फारूक मुमताज का है। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है कोल इंडिया, 350 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 395 रुपए में खरीदे हैं, और दूसरा है सीईएससी, 1500 शेयर है जो उन्होंने 162 रुपए पे खरीदे हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, आपसे सजेशन मांग रहे हैं। कोल इंडिया पर बने रहने की राय है, नजरिया लंबी अवधि का रखें। और दूसरा था सीईएससी। राइट। ये तो ये ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी है। कुछ समय पहले हमारे लक्ष्यांक आ गए थे तो हमने अभी कवरेज को फिर से देखा नहीं है। अभी तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र काफी अच्छा लगता है। उदाहरण के तौर पर टाटा पावर है, एनटीपीसी है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, सक्षम और मजबूत कंपनी है। आई रिमेम्बर 1 डेढ़ साल पहले पावर में ऐसा बूम आया था, आरईसी, पीएफसी, टाटा पावर, और पिछले 1 साल में देखें तो ये अंडर परफॉर्मर्स ही रहे हैं। ऐसा क्यों? पावर सेक्टर इज अ इंफ्रा का तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। ऐसा क्यों है कि इसमें इंटरेस्ट खत्म हो चुका देखिए, है? एडिशनल कैपेसिटी जोड़ने में समय लगता है। सरकार ने बताया है कि 300 से 500 गीगावाट्स आने वाले 3-5 साल में खड़ी करेंगे, नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता। और बाजार भी अगर आप देखें तो पिछले आप अक्टूबर से ले लीजिए कि तो हम्म। नीचे की तरफ के दायरे हो रहे हैं। तो जी। ऐसी परिस्थिति में
मेरे ख्याल से आउट परफॉर्मेंस किसी एक क्षेत्र का होना, खास करके ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में, तो वो थोड़ा असंभव है। छोटी मध्यम अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। मगर जैसे मैंने बताया, लंबी अवधि के लिए ये क्षेत्र में काफी अच्छा लगा। हम्म। जी, अगला सवाल ले लेते हैं और ये सवाल है दिलीप व्यास जी का। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। नहीं नहीं, एक ही है, वेदांता। 402 का बाइंग है, 100 शेयर है उनके पास। 100 और ऐड करना चाहता हूँ, किन लेवल्स पे मुझे ऐड करना चाहिए? गौरांग सर। आई थिंक मौजूदा स्तर करीबन 420 या 430 के आसपास है। हम्म। पहले तो हमारी खरीदारी की राय है बने रहे, और जोड़ना है तो इस ये स्तर पे थोड़ा बहुत खरीदारी करें, और अगर फिर नीचे आता है तो और आप खरीदारी कर सकते हैं। यानी कि स्टैगर्ड वे में खरीदारी करें, एक ही साथ पूरा पैसा जो है अभी ना लगाए। तो अभी थोड़ा खरीदिए, नीचे आता है तो और खरीदिए, ऊपर जाता है तो और खरीदिए, राइट? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप वो समय Nobody करना, knows. वो स्तर देखना, वो सब मुझे आता नहीं है गीतू, क्योंकि मैं वो उसमें मेरा ज्ञान ही नहीं है। तो मैं तो Never. कंपनी का कामकाज देखता हूँ। अच्छी लगती है हमारी टीम को तो वो रिपोर्ट निकाल देते हैं उसके ऊपर। See, because the markets पे कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा, तो इससे ये पूछना कि इन लेवल्स पे खरीदूं या ना करूं, या फिर मेरे पास पड़ा है, गेन हो रहा है, बेचूं या ना बेचूं। आई मीन दीज आर टफ क्वेश्चंस टू आंसर, क्योंकि डायरेक्शनलेस बाजार है, ट्रम्प पे सब डिपेंड करता है। एक ही बंदा जो सब जानता है बाजारों के बारे में, दैट इज मिस्टर ट्रम्प। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि वहां पे क्या डेवलपमेंट होती है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है मनोज भाई कपाड़िया जी का। वो पूछते हैं, उनको एनएसडीएल के शेयर मिले हैं आईपीओ में, 1 साल का रख सकता हूं मैं, मुझे क्या करना चाहिए? और इस पूरे स्पेस के बारे में पूछ रहे हैं, ये स्पेस आपको कैसा लगता है? तो पहले तो एनएसडीएल पर हमारी रिसर्च टीम ने सब्सक्राइब करने की रिकमेंडेशन थी लंबी अवधि के लिए। और ये जो क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं वो है इंडियन कैपिटल मार्केट्स, भारतीय शेयर बाजार। जी। अब शेयर बाजार अच्छा करेगा तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां भी अच्छा करेगी गीतू। और हमारा अनुमान कह रहा है कि आने वाले 3-5 साल या उससे ज्यादा शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार का रुझान काफी अच्छा होने की संभावना है। सो गौरांग सर, कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट्स में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। प्योर एक्सचेंजेस है, डिपॉजिटरीज है, एएमसीज है, ब्रोकिंग हाउस है। सबसे बेहतर रिटर्न्स आपको कहाँ दिखते हैं? नहीं, ये देखिए, ये फिर से वही बात आ गई ना। सबसे बेहतर रिटर्न देखिए, सभी कंपनियां सक्षम और मजबूत जो अच्छी है उनका रिटर्न अच्छा ही आएगा गीतू। फिर वो करेक्ट। प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो, सर्विसेज प्रोवाइडर हो, या फिर इंटरमीडिएटरीज। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अच्छा रिटर्न की भी क्या परिभाषा होती है। क्योंकि जब अच्छा रिटर्न बोले तो 15% भी अच्छा होता है, 50% भी अच्छा होता है, 100% भी अच्छा होता है। लेकिन फिर लालच सर पे तांडव करने लगती है, और करेक्ट। मुनाफे वाला निवेश भी नुकसानदायक हो जाता है। तो आया आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप शेयर बाजार आने वाले 3-5 साल में, एक अनुमान बता रहा हूँ कि तू 12 से 15% की रन रेट से अगर आगे बढ़ता है, तो अगर आप इस चीज को कंपाउंडिंग करते हैं 3-5 साल के लिए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बेहतर रिटर्न हो सकता है।